वेलकम टू ग्यारह में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। हम सभी पीवाई कुछ को डिस्कस कर रहे थे। आज की वीडियो में 28 जून 2025 शिफ्ट 2 के पेपर को हम सभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए, देखा जाए किस पेपर में किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे और उन सवालों को सॉल्व करने की क्या हमारी सही रणनीति होनी चाहिए। तो ये जो हमने पेपर लिया है ये मैथिली सब्जेक्ट का पेपर है, जिसका सब्जेक्ट कोड 8 हुआ करता है। हालांकि आपको घबराने की कोई बात नहीं है। 28 जून 2025 शिफ्ट 2 में जितने भी पेपर हुए होंगे सबके पेपर 1 के जो क्वेश्चन होंगे वो समान रहे होंगे। हमने रैंडमली मैथिली का पेपर वेबसाइट से डाउनलोड किया और उससे मैंने क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसका जो भी पेपर होगा 28 जून 2025 शिफ्ट 2 में जितने भी पेपर हुए होंगे सबके क्वेश्चन समान रहे होंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है। एक टेबल दिख रहा है, टेबल के पहले रो में आपको कॉलेजेज, देन डिमांड उसकी दिख रही है और इनटेक दिख रहा है, मतलब उपलब्ध सीटों की संख्या दिख रही है। कहने का मतलब ये है कॉलेज है ABCDE और उन कॉलेज में भाई मतलब आवेदन आए हैं कुल मिला के 3000, 6000, 2500 अलग अलग कॉलेज में अलग अलग है। और उस कॉलेज में उपलब्ध सीटों का विवरण दिया गया है, भाई उसमें कितनी कितनी सीटें हैं। इतनी जानकारियां हमको दी गई हैं। बाकी सवाल को पढ़ना है और पूछी गई चीजों को क्या करना है, फाइंड आउट हमें करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी 5 कॉलेजों में उपलब्ध औसत सीटों की तुलना में सभी 5 कॉलेजों को मिलाकर सीटों की औसत मांग कितना प्रतिशत अधिक है। तो कह रहा है कि भाई जो एक तो जो डिमांड है और जो उपलब्ध सीटें हैं पांचों की जो औसत सीटें हैं, औसत डिमांड है, जो औसत सीटें हैं और औसत डिमांड है भाई कितने प्रतिशत अधिक है, आपसे पूछा गया है। तो सभी 5 कॉलेजों को अगर जोड़ेंगे तो 3000 देखिए यहाँ पे है, 3000 यहाँ पे, 3000 6000 हो गया, 6300 हो गया, 63 2 6500, 7500 हो गया, 75 5 8000 हो गया, 10,000 हो गया, 10,600 हो गया। ठीक है, तो अगर इन सबको जोड़ेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 10,600 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 1500 है, 15 10 25 होता है, 25 10 35 होता है, 35 8 43 होता है, 43 7 50 होता है, 50 2 70 मतलब 7000 हो गया, और 7000 एक 8000 होता है, 8000 2 10,000 होता है, 10,200 बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा गड़बड़ जोड़ दिए क्या हम, देखिए एक मिनट फिर से किया जाए। 15 है, 15 10 25 हो गया, अच्छा एक ज्यादा जोड़ दिए थे, 15 हो गया, 15 10 25 हो गया, और फिर 25 10 35 हो गया, 35 8 43 हो गया, 43 7 50 हो गया, 50 2 70 हो गया, और 50 20 70 हो गया, 7000 हो गया, 7 9000 हो गया, 9200। ठीक है, ठीक है, तो 9200 ये बन गया। तो अब कह रहा है कि भाई इसका एवरेज निकाल लो, इसमें 5 से भाग कर दो, इसमें 5 से भाग कर दो। तो भाग करने चाहोगे तो 5 दूना 10 होता है, 5 1 5 होता है, फिर 5 दूना 10 होता है, तो 21 20 आ गया इसका एवरेज। ये 9200 है, तो आप ले जाओगे 5 1 5 जाएगा, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40 ले जाओगे, फिर 5 चौका 20 ले जाओगे, 1840 बचेगा। यही तो बचेगा ना। अब कह रहा है कि भाई कितना परसेंट अधिक है आपको देखना है। तो 2120 में से 1840 के क्या कर दो, माइनस कर दो। जब 2120 में से 1840 को माइनस करोगे तो आपको 280 मिल जाएगा। तो 200 का 80 गुणे 100 कर दो, और नीचे किसको लेकर आओगे, 1840, इसी से कंपेयर किया जा रहा है। 1840 आएगा, तो अब इसको अगर कैलकुलेट करके देखना तो आपको 15.22% मिल जाएगा। ठीक है, 15.22% मिल जाएगा, अर्थात इसका जो थर्ड वाला विकल्प है वो राइट आंसर के रूप में बन जाएगा। थर्ड वाला विकल्प आपको राइट आंसर के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि जिन कॉलेजों में उपलब्ध सीटों से अधिक मांग है, जिन कॉलेजों में उपलब्ध सीटों से अधिक मांग है, देखिए उपलब्ध सीटें ये हैं, मांग आपकी ये है, तो उपलब्ध सीटें कितनी है, 1500 है, मांग कितनी है, 3000 है। तो कह रहा है जिन कॉलेजों में उपलब्ध सीटों से अधिक मांग है, तो एक तो ये हो गया एक कॉलेज में, दूसरा इसमें 1800 उपलब्ध है, 600 डिमांड है नहीं चलेगा, 1000 उपलब्ध है, 2500 तो ये भी चलेगा, 2 हो गया। अब भाई 2200 सीटें हैं लेकिन मांग 3300 की है, 3 मतलब 3 ऐसे कॉलेज है जिसमें उपलब्ध सीटों के सापेक्ष में मांग जो है वो अधिक है। तो 3 हो गया। आगे क्या कर रहा है, मांग से अधिक सीटों की उपलब्धता वाले, मांग से अधिक सीटें, भाई मांग 600 की है केवल, उपलब्ध सीटें कितनी है, 1800 है, तो एक तो ये हो गया इस कैटेगरी में। दूसरा देखिए मांग 1200 है, उपलब्ध सीटें 2700, 2 हो गया। कहने का मतलब कि 3 कॉलेज ऐसे हैं जिनकी डिमांड उपलब्ध सीटों की अपेक्षा ज्यादा है, और 2 कॉलेज ऐसे हैं जिनकी उपलब्ध सीटें हैं डिमांड की अपेक्षा अधिक है। तो इसी का रेशियो पूछा है, तो इसका जो रेशियो बन जाएगा कितना बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा, अर्थात 3:2 इसके बीच में रेशियो बन के आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था, कुछ करना ज्यादा था नहीं।
क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है बी कॉलेज की मांग सी कॉलेज की मांग का लगभग कितना प्रतिशत है। बी कॉलेज की मांग देखो कितना है भाई, बी कॉलेज की मांग 600 है, सी कॉलेज की मांग कितना है 2500 है। तो कह रहा है किसका कितना परसेंट है, तो 600 गुणे 100 करोगे, पूर्णांक से करोगे भाग, तो ये 00 से 00 चला जाएगा, फिर 5 का 25 हो जाएगा, 5 का 12 हो जाएगा, तो 120 बन जाएगा। तो क्या करोगे, 5 दूना 10 ले जाओगे और 5 चौका 20। कहने का मतलब ये है कि 24% बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला विकल्प आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो कह रहा है सर्वाधिक मांग वाले दो कॉलेज की कुल मांग सबसे कम मांग वाले दो कॉलेज की कुल मांग से कितना प्रतिशत अधिक है। सर्वाधिक मांग वाले दो कॉलेज की कुल मांग, सर्वाधिक मांग देखिए इसमें 3000 है और इसमें 3300 है। कहने का मतलब है 3000 6300 हो गया, 6300 हो गया। कुल मांग सबसे कम मांग वाले दो कॉलेज की, सबसे कम मांग वाले दो कॉलेज 600 है और 1200 है, तो 1800 हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि कुल मांग से कितना परसेंट अधिक है, तो दोनों को अंतर देखो, तो दोनों का अंतर करोगे तो हमें लग रहा है कि 4500 मिल जाएगा। तो अब क्या करोगे भाई, 4500 का गुणा करोगे किसमें, 100 का, इसको जरा हटाएं, अच्छा छोड़ो यहाँ कर देते हैं। 4500 गुणे हम 100 करेंगे, नीचे ले आएंगे 1800, 00 से 00 चला गया। अगर करोगे तो इसको 6 से तो ये जाएगा नहीं, 3 से जा सकता है, 3 छक 18 होता है, 3 15 में 1500 हो गया। अब 6 से भाग करो जरा, 3 दूना 6 होता है, 3 बचे 15 होता है, तो हमें लग रहा है कि 250% तो दिख रहा है ना साफ साफ, 250% इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सरल है, केवल परसेंटेज और थोड़ा सा जोड़ घटाना करना है, जो कि हमने आपको अच्छे से बताया समझाया है इतने दिन में। अब कह रहा है कि कॉलेज ई में जो मांग है और उपलब्ध सीटों का अंतर। कॉलेज ई में देखिए, कॉलेज ई में देखिए मांग कितना है 3300 का है और उपलब्ध सीटें कितना है 2200 है। तो कह रहा है इसमें अंतर देख लीजिए, अगर अंतर देख रहे हैं तो कितना 22 10 32 1100 का अंतर है। तो कह रहा है अंतर कॉलेज ए की मांग और वहां की उपलब्ध सीटें, कॉलेज ई की मांग और उपलब्ध सीटें, तो यहाँ पे जो अंतर मिलेगा आपको कितना मिल जाएगा 1500 का मिल जाएगा। अंतर से कितना परसेंट कम है, तो 400 कम है। तो 400 का क्या करोगे, गुणा करोगे 100 में और नीचे क्या लेके आओगे 1500 लेके आओगे। अब 1500 आ गया तो 100 से 00 चला गया, 5 से काट दो, 5 दिया 15 होता है, 5 8 40 होता है, तो 80/3 बना। तो 80/3 का मतलब क्या होता है, 26 3 78 होता है ना, तो 26% नहीं 36 3 36 दोनों 72 होता है ना, तो हाँ 36 तियां, लेकिन 26 तियां 78 होता है ना, 26.67% इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत ही बेसिक डीआई थी, अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से अपने 10 नंबर ले जा सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ टीचर असेस द आंसर बुक्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड बेस्ड ऑन देयर स्कोर्स ही गिव्स देम रैंक। अच्छा रैंक दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑर्डिनल की बात कर रहा है। विच स्केल टू मेजरमेंट आर यूज्ड बाय हिम, तो वह मापन की किस मापनी का प्रयोग कर रहा है, तो वो इंटरवल एंड ऑर्डिनल, सिंपल सी बात है, वो इंटरनल एंड ऑर्डिनल की बात कर रहा है। ठीक है, इंटरवल एंड ऑर्डिनल की बात कर रहा है। और रेशियो में देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट शून्य तो हो नहीं सकता है, रैंक है तो एब्सोल्यूट शून्य तो हो नहीं सकता है, 1 2 3 4 कुछ तो होगा। तो अब अगर रैंक दे रहा है तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो गैप भी होगा। ठीक है, तो इंटरवल एंड ऑर्डिनल इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शंस एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रिसर्च टूल। अच्छा रिसर्च टूल को कंस्ट्रक्ट करना है और स्टैंडर्डाइज करना है, तो कौन कौन से स्टेप्स हमें चूज करने हैं, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द आइटम है, सिलेक्शन ऑफ द आइटम्स फॉर द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द टूल है, आइटम एनालिसिस है, स्टेब्लिश ऑफ द नॉर्म्स है, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर प्राइमरी ड्राफ्ट ऑफ द टूल। अब देखो यहाँ पे तो एक तरफ से तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द आइटम, तो पहला काम तो यही होगा कि आपको आइटम बनाना पड़ेगा, फिर सिलेक्शन ऑफ द आइटम टू प्राइमरी ड्राफ्ट के लिए तैयार करना पड़ेगा ए और ई। ए और ई के बाद चीजें आपको थोड़ी सी सोचनी पड़ेंगी, ए पहले हो जाएगा ई हो जाएगा, तो ये दोनों तो इल्यूमिनेट हो जाएंगे, ए और ई के बाद ये चीजें तो इल्यूमिनेट हो जाएंगी। अब बच कर रहा है कि ए ई सी होगा कि ए ई बी होगा, तो सिलेक्शन ऑफ द आइटम्स फॉर द फाइनल ड्राफ्ट तो पहले होगा नहीं, फाइनल ड्राफ्ट तो पहले होगा नहीं। तो अब इसका मतलब ये है कि इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ए ई सी, ठीक है, बी डी हो जाएगा, ए ई सी बी डी बन जाएगा। तो ए ई तो क्लियर हो गया था, बी में हो गया भाई सिलेक्शन ऑफ द ए ई सी ना, तो आइटम एनालिसिस हम कर लेंगे, फिर आपका सिलेक्शन ऑफ द आइटम फॉर द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द टूल बन जाएगा, और डी लास्ट में हो जाएगा एस्टेब्लिश्ड ऑफ द नॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को आप अगर कनेक्ट करोगे तो आराम से कनेक्ट कर लोगे। और ये जो स्टेप्स होते हैं हर बार कुछ ना कुछ वोकैबुलरी में, उसके स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ फर्क करके देते हैं, तो हम अगर एक को आप याद कर लोगे, उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ठीक है, अगर अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आराम से आप, थोड़ा सा हो सकता है कई टाइम आपको अरेंज करने में
समय लगे, लेकिन करेंगे तो आराम से हो जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च की करेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? तो एक्शन रिसर्च आप जानते हैं लोकल के लिए, कॉन्टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल में होती है, तो लोकल प्रॉब्लम के लिए। तो इट डज नॉट एम टू डेवलप थ्योरी, इसका एम थ्योरी के लिए नहीं होता है, तो बात सही है, ठीक है। तो थ्योरी नहीं बनती है यहाँ पे, लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते। इट इज नॉट कंडक्टेड बाय जनरलाइज फॉर द फाइंडिंग्स, इसकी फाइंडिंग को जनरलाइज नहीं किया जाता है, तो ये भी तो सही है। सैंपल इज सिलेक्टेड रैंडमली, अब सिलेक्टिव हम कॉलेज में ज़्यादातर करते हैं या लोकल कॉन्टेक्ट प्रॉब्लम के लिए करते हैं। इट इज कंडक्टेड फॉर द फाइंड द सोल्यूशन ऑफ लोकल लेवल प्रॉब्लम, ये ठीक है। तो आप हटाई दो सी को, ठीक है, सी को हटाई दो तो हो जाएगा आपका ए बी डी, इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो मतलब कि थ्योरी डेवलप नहीं होती है, फाइंडिंग जनरलाइज नहीं होती है, और बेसिकली हम लोकल लेवल की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए इसको हम इस्तेमाल में ले आते हैं। आइडेंटिफाई द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, अब देखो कल का अगर जो सेट देखा होगा वो आराम से इस सवाल को कर लेगा, अपने 2 नंबर ले जाएगा। करेक्ट कैंडल डब्ल्यू टेस्ट है, और रैंक कोरिलेशन टेस्ट है, विल्कॉक्सन टेस्ट है, टी टेस्ट है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है। तो कल इसी के बारे में बताया था, टी टेस्ट आपका पैरामेट्रिक है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी पैरामेट्रिक है, बाकी ये जो तीनों हैं ये नॉन पैरामेट्रिक हैं। कौन से हैं? नॉन पैरामेट्रिक, जहां पे आपको डेटा को एनपीसी कर्व पे प्लॉट होने की जरूरत नहीं होती है, तो ये तीनों हैं, ठीक है। तो ABC इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो अब इसके बारे में देखिए, कल ही यही स्लाइड हमने आपको दिया था, मैंने बोला था कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आप अगर पेपर 1 पढ़ रहे हो तो जरूरी है, पेपर 2 पढ़ रहे हो और एजुकेशन के बच्चे हो तो और ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल बताया था, फिर से रिपीट करूंगा, ठीक नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप रिपीट कर डालिए एक बार, ठीक है। लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, एथनोग्राफी है, सर्वे है और केस स्टडी है। अब देखो केस स्टडी, देखो डेप्थ स्टडी दिख रहा है, तो मतलब केस में हम क्या करते हैं भाई, कोई भी केस हम चूज करते हैं तो उसको इन डेप्थ स्टडी करने के लिए। तो डी का फर्स्ट है, तो ये देखो ये दो विकल्प तो खत्म हो गए, डी का फर्स्ट खत्म हो गया। अब कह रहा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, देखो ये साफ साफ लिखा है, ऐसा सवाल आए तो ठीक ही है। तो थर्ड हो गया, ठीक है। तो कॉज एंड रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमको देखनी है, तो ए का तो थर्ड हो गया। अब देखो ए का थर्ड किसमें है, इसमें तो है नहीं, तो सेकंड वाला विकल्प राइट आंसर हो गया। तो आपको इसी तरीके से चीजों को इल्यूमिनेट करना है, सबको मिलाना, आपके पास समय हो तो मिलाओ, लेकिन अगर हम श्योर हैं कि भाई डी का तो फर्स्ट हो रहा है और ए का थर्ड ही जाएगा और कोई विकल्प है नहीं, तो सेकंड वाला विकल्प राइट आंसर है। जरूरी नहीं है कि सबको मैच ही कराया जाए, ठीक, समय है तो करा लो भाई एक बार क्रॉस मैच, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ऑटोनोमस कॉलेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ एनपी 1966, मतलब प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 की बात की जा रही है, ठीक है। तो कह रहा है प्रोवाइड नो स्पेशल असिस्टेंस ऑफ कॉलेज इन द ट्राइबल एरियाज, ऐसा कुछ तो नहीं करना, ठीक है, हाँ ऐसा कुछ तो नहीं। फुल फंडिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पीरियड ऑफ द 10 ईयर्स, फुल फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ द 10 ईयर्स, नहीं भाई। फंडिंग शैल बी मेड बाई अवेलेबल थ्रू द नेक, अरे नेक काहे करेगा भाई, ये तो यूजीसी करता है ना, तो इसको हटाओ। तो ये भी तो नहीं है। 500 कॉलेज आर डेवलप, 500 कॉलेज टू बी डेवलप्ड एज ऑटोनोमस कॉलेज इन द 7-5 ईयर प्लान, ये बात करेक्ट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो जो 7-5 ईयर प्लान था, एक तो आपको ये देखना है, तो लगभग 85 से 90 था ना 5 ईयर प्लान 7th का। उसमें जो प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे, और मेरे ख्याल से राजीव गांधी जी थे, लेकिन पूरा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ होगा, बीच में उनकी डेथ हो गई होगी। हाँ लगभग 87, 88, 89 के आसपास शायद ऐसा कुछ था ना। उसके बाद वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे ना, वीपी सिंह, और बाकी शुरुआत में तो राजीव गांधी जी रहे होंगे, तो उसमें जो प्रधानमंत्री, बाकी आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये है पूरा 85 से 90 तक 7 ईयर प्लान था, और जो मॉडल था 7 ईयर प्लान का वो राव एंड चक्रवर्ती मॉडल था। प्राइम मिनिस्टर उस समय के थे भाई राजीव गांधी थे, बाद में चल के वीपी सिंह बन गए थे। तो राइट आंसर ये आपका 500 कॉलेज वाला आपका हो गया है, ठीक है। तो एनपी अच्छा हो तो गया, सारी बातें क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लस ऑटोनॉमी पे इनका फोकस था। द ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा रिफ्लेक्टेड इन द गोल 4, मतलब SDG 4 की बात करें आप, 2030 एजेंडा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया। भाई जिसे 2000 आपका 2000 से लेकर 2015 तक आपका वो चला था आपका MDG, तो अब ये SDG 2015 से लागू हुआ, तो जैसे ही वो हुआ तो भारत ने तुरंत उसका सदस्य बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट ऑन है अरेंज द गिवन डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर द ईयर ऑफ लॉन्च। देखो अभी सवाल का नेचर कैसे बदल रहा है, पहले तो ये पूछा जाता था ज्ञान कोश क्या है, PME विद्या क्या है, NPTEL क्या है, अब कह रहा है कि कब इसको लॉन्च किया गया, तो उस हिसाब से आपको बतलाना है, ठीक है। तो अब देखो एक चीज तो क्लियर है, अब सबको तो फैक्ट है, अगर सबको याद हो तो अच्छी बात है। एक तो यहाँ पे देखो 2017 है,
स्वयं कब का है, 2017 का है। तो अब इस हिसाब से अगर सोच पाओ तो ईपीजी पाठशाला, एनपीटेल और ईपीएमई विद्या ई ज्ञान कोश, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मामला यहाँ पे जरूर गड़बड़ होता है, तो ध्यान में रखिएगा। आगे से एनपीटीएल आपका 2003 में था, ज्ञान कोश 2005 में, ईपीजी पाठशाला 2004 में, स्वयं 2017 में और पीएमई विद्या आपका 2020 में आया था। तो CADEB इसका राइट आंसर है, आगे के लिए जरूर आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑन है द एनईपी 2020 डॉक्यूमेंट स्टेट दैट। देखिए एनईपी 2020 से जो सवाल आते हैं बहुत डेप्थ में आने लगे हैं, तो आपको थोड़ा सा इसको डीप में पढ़ने की आवश्यकता है। तो कह रहा है सिंगल स्ट्रीम एचईआई विल बी फेस्ड आउट ओवर टाइम। कह रहा है कि भाई कुछ दिन बाद जो सिंगल मतलब कि स्ट्रीम चला रहे हैं कॉलेजेज, उनको हम धीरे धीरे करके हटा देंगे। ये बात तो ठीक है। कह रहा है 2035 तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम से कम एक बहुविषयक उच्चतर संस्थान होगा। ये लाइन पूरी सही है, लेकिन अगर यहाँ पे 2030 लिखा होता तो ठीक है, तो ये गलत है बस इतने के कारण से, बाकी तो ठीक था। करा संस्थाओं के पास क्या है, इंस्टीट्यूशन विल हैव ऑप्शन टू रन ओडीएल एंड ऑनलाइन प्रोग्राम प्रोवाइड दे आर एक्रेडिटेड। हाँ, अगर वो एक्रेडिटेड हैं तो उनको ओडीएल और ऑनलाइन दोनों को इजाजत दी जाएगी, ठीक है। और जस्टिस जीएस वर्मा कमीशन 2012 रिपोर्ट्स द ओवर 20,000 स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर द सेलिंग डिग्रीज ऑफ द प्राइस और प्राइवेट जीसीआई विल बी इनकरेज फॉर द ऑफर लार्ज नंबर ऑफ फॉर फ्री शिप्स एंड स्कॉलरशिप ऑफ दियर स्टूडेंट। देखो यहाँ पे तो ये तो बी वाला तो बिल्कुल कट रहा है, बी वाला अगर कट रहा है तो यहाँ पर तो नहीं आएगा, यहाँ पर तो नहीं आएगा, बी यहाँ पर नहीं आएगा। अब सी डी ई बच रहा है और सी डी ई बच रहा है, ए सी ई बच रहा है, तो ए तो है। अगर ए है तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ए सी ई, इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ये जस्टिस जीएस वर्मा साहब भी जाएंगे, ठीक है, ये भी जाएंगे। नेक्स्ट ऑन ये देखिए पूरा डिटेल है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ये जो स्क्रीनशॉट है ये आपके एनईपी 2020 का ही स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लगाया गया है, तो एक बार इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। देखिए 2030 तक इसको आपको बहुविषयी बनाने की योजना है, बाकी देखेंगे। तो भाई जो 2040 तक जो सभी उच्च शिक्षा स्थान है उनको मल्टीविषयी स्थानों में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है। बाकी छात्रों का जो नामांकन है उनकी संख्या हजारों में रखने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि भाई जो जीवंत और बहुविषयी शिक्षण समुदायों का हम निर्माण कर सकेंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी की बात कही गई है, ठीक है। और 2030 तक प्रत्येक जिले के या उसके आसपास कम से कम एक बड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन का संस्थान हम स्थापित करेंगे, और वे संस्थान जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने के लिए उनको विकल्प दिया जाएगा अगर वो क्या है मान्यता प्राप्त हैं, एक्रेडिटेड हैं। तो इस सब बातों को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए कमेटी यहाँ पे है और मेजर फोकस एरिया है रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन है। देखो सरकार कमेटी है 1945 में, सैम पित्रोदा है। ये तो भाई किसके थे, एनकेसी का था 2005 में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। केबी पवार है, केबी पवार कमेटी है और साहू कमेटी है, ठीक है। तो सरकार और सैम पित्रोदा, केबी पवार कमेटी एंड साहू कमेटी है। तो अब थोड़ा सा देखिएगा भाई सरकार जो कमेटी है, अब देखो सरकार कमेटी 1945 में आया था। इस समय ये एक एआईसीटी का डेवलपमेंट हुआ था 1945 में, अर्थात हायर टेक्निकल एजुकेशन की इन्होंने बात की थी। तो ए का तो थर्ड जाएगा, तो ए का थर्ड जाएगा। तो देखिए दो विकल्प थे आपके, कट गए। अब दो विकल्प कट गए तो देखिए अब यहाँ पे बी का 4 है कि बी का फर्स्ट होगा। तो सर बी का 4 मतलब सैम पित्रोदा कमेटी है, और आपकी क्या है कि बी का 4, एक मिनट, बी का 4 या बी का फर्स्ट। तो टू एक्सप्लोर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मेरे ख्याल से रिस्ट्रक्टिंग कैरिकुलम फॉर द मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोफेशनल एंड कोर्सेज। तो बी का तो 4 होना चाहिए। तो बी का अगर 4 होगा, अगर बी का 4 होगा तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी सी का फर्स्ट है। केबी पवार जो कमेटी है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन हायर एजुकेशन के लिए जानी जाती है, और जो साहू कमेटी है वो रिकमेंड फॉर द मेजर्स ऑफ द इंप्रूविंग गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। मतलब उच्च शिक्षा संस्थानों में शासन व्यवस्था और जवाबदेही सुधार करने के लिए इसकी सिफारिश करना कौन क्या था, साहू कमेटी क्या था। हमें दो चीजें आपको बतानी है कमेंट में, केबी पवार कमेटी कब बनी थी और साहू कमेटी कब बनी थी, दोनों चीजें आप कमेंट में बॉक्स में हमको बतलाइएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पर्टेन टू 4 C's ऑफ सक्सेसफुल राइटिंग, ठीक है। 4 C आप कम्युनिकेशन भी आता है, ठीक है। 4 C ऑफ सक्सेसफुल राइटिंग, तो कंसाइज है, कनेक्ट है, क्लियर है, करेक्ट है। तो कनेक्ट नहीं है, बाकी कंसाइज है, क्लियर है, करेक्ट है और कोहेरेंस बोला जाता है, ठीक है। तो क्लियर है, कंसाइज है, करेक्ट है और कंप्लीट, या कई टाइम इसको कोहेरेंस के नाम से जाना जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, सरल था, सबको पता था। स्किल्स टू फेस अ जॉब इंटरव्यू एंड गेटिंग अ एम्प्लॉयड अ पार्ट ऑफ, भाई जब आप इंटरव्यू करने जाते हो या साक्षात्कार में जाते हो तो जो भी अपने कौशल आप शो अप करते हो थोड़ी देर के लिए, वो क्या दिखता है, वो आपकी सॉफ्ट स्किल को दिखाता है। टीचिंग स्किल्स नहीं है, वो क्या है, आपकी सॉफ्ट स्किल है, ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल में भाई कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क एंड प्रेजेंटेशन आपका आता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी आगे के लिए हो सकता है सवाल फिर से रिपीट हो।
अरेंज द इवेल्युएशन ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर फ्रॉम द पास्ट टू प्रेजेंट। ठीक है, देखो ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो ये तो कंफर्म है कि 2004 में आया था। ठीक है, तो ये आपका फिर ट्विटर, फिर यूट्यूब आया था 2004 के बाद, 2005 में आया था। ट्विटर 2006 में आया था। देखो ये सब याद होने वाली बात है, ये सब 2010 में आया था। और टिकटॉक तो 2000 शायद 20 में आया था क्या, देखो से टिकटॉक 16 में आया होगा मेरे ख्याल से। हाँ 16 में, तो 20 तो भी तो जल्दी में टिकटॉक तो बैन हो गया था। अच्छा नहीं, टिकटॉक तो खूब सब कोविड में देखे थे, तो 2016 में शायद, थोड़ा सा कंफ्यूजन। ठीक है, देखो जरा, फेसबुक 2004 में, यूट्यूब 2005 में, ट्विटर 2006 में, इंस्टाग्राम 2010 में, हाँ टिकटॉक 2016 में। तो ध्यान रख लीजिएगा, CEBDA इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल, वर्बल मतलब बोलना है, नॉन वर्बल मतलब इशारा करना है। तो बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल में आएगा, गेस्चर आएगा और फेशियल एक्सप्रेशन आएगा। अगर चिल्लाओगे तो भाई वर्बल हो रहा है, कन्वर्सेशन करो टेलीफोन पे वो भी वर्बल हो रहा है। तो ए बी कौन सा बन रहा है, ए सी और डी ना, ACD राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, स्वयं प्रभा है, शार्क टैंक है, कृषि दर्शन है, शक्तिमान है। अब भाई शक्तिमान, वाह, बचपन में हम लोग देखा करते हैं ना, ये एक प्रकार का किड्स प्रोग्राम था। ठीक है, शक्तिमान तो डी का फर्स्ट है। कृषि दर्शन भाई एग्रीकल्चर से होगा तो सरल दिया है। और स्वयं प्रभा आपका एजुकेशनल प्रोग्राम है। और जो आपका शार्क टैंक है तो मतलब बिजनेस रियलिटी टीवी सीरीज है। तो शार्क टैंक, तो शार्क टैंक बच्चों को दिखाया करिए आप लोग। तो ए का 4 है, बी का 3rd है, सी का 2nd है और डी का 1st है। तो अब क्या करना है, ए टू बी, अच्छा क्या करना है आपको, लुप्त संख्या याद करनी है। देखो ए है, बी है 3, मतलब ये 2 है, हमें लग रहा है कि अभाज्य संख्या है क्या, 2 है, 5 है, 5 के बाद 7 आएगा। तो देखो इससे सरल क्या आएगा, D7H ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलो फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज ऑफ द नंबर ऑफ सीरीज। देखो 0, 9, 26, 65, 124, 217। हो 0, 9, 26। देखो जरा एक सीरीज ट्राई करो, एक का क्यूब माइनस 1, 0, और 2 का क्यूब +1, 9, 3 का क्यूब -1, 26। हाँ ठीक तो चल रहा है। 4 का क्यूब +1, 65, 5 का क्यूब -1, 124, ठीक है। 6 का क्यूब +1, 216, 217, 7 का क्यूब -1, 343, 342, ठीक है, राइट आंसर 4th वाला। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये है सीरीज इसकी चलती है, तो ध्यान में रखिएगा। अरेंज द फॉलोइंग शेप्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एरिया, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑफ द एरिया मतलब फॉलोइंग शेप के आपको एरिया फाइंड आउट करना है। सर्किल ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल ऑफ डायमीटर, अच्छा सर्किल है उसका डायमीटर 10 है, तो एरिया क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर लगाओ ना। पाई आर स्क्वायर लगाओगे तो 22 बटा कितना आता है, 7 आता है। 10 गुणे 10 करोगे तो अगर इसको सॉल्व आउट करेगा तो 7 मतलब कितना हो जाएगा, अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो भाग करना पड़ेगा ना, 10 गुणे 10 है ना, तो पाई आर स्क्वायर है तो 10 गुणे 10 मतलब 100, 2200, 2200 भागे 7 करो। अगर 2200 भागे 7 करोगे तो 2200 भागे 7 करने के बाद जो संख्या मिलेगी हमको कितनी मिल जाएगी, 2200 भागे 7 करोगे तो एक तरफ से जान लो कि ऐसे ही 7 तरीके 21 में गड़बड़ कर रहे हैं क्या। 23 नंबर है, अ सर्किल ऑफ डायमीटर पाई आर स्क्वायर, और ठीक, अच्छा अच्छा रेडियस है ना तो 10 है ना। 1 मिनट, यहाँ से 10 सेंटीमीटर अच्छा डायमीटर है पूरा, ये व्यास आपका 10 है, तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो ये सोचने में गड़बड़ी हो जाती है कई टाइम। तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है 5 आएगा, 5 5 25 हो जाएगा। तो इसको अगर भाग करके देखेंगे तो आपको जो मिलेगा वो 78.5 मिल जाएगा। ठीक है, 78.5 मिल जाएगा। बाकी रेक्टेंगल ऑफ द डाइबेस तो 6 गुणे 4 कर दो 24 आ जाएगा। स्क्वायर ऑफ द इसी का वर्ग कर दो, भुजा का वर्ग होता है ना, तो 25 हो जाएगा। और इक्विटर्नल समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 ही तो होता है, और ए स्क्वायर ही तो होता है ना, हाँ √3/4 का ए स्क्वायर। तो √3/4 का ए स्क्वायर मतलब √3/4 गुणे 5 गुणे 5। अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा जानते हो, 10.8 मिल जाएगा। तो अरेंज करोगे तो DBCA इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी हल लगा है। ठीक है, देखो कंफ्यूजन हो जाता है, ऐसे छोटे छोटे कंफ्यूजन कई बार परेशान करेगा एग्जाम में भी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्पीड ऑफ द 50 किमी प्रति घंटा इक्विवेलेंट टू 15 मीटर पर सेकंड। भाई तो बहुत सरल है, अभी लास्ट टाइम भी बताया था। तो क्या करोगे, 50 पंचे 250 होता है, तो गड़बड़ कर दिया, 18/5 से करना है ना। मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन करने चले ना, नहीं ठीक तो है, 50 पंचे 250 होता है, 250 बटे कितना कर देंगे, 250 बटे 18 कर देंगे। तो ये आपको मिल जाएगा कितना, भाग करके देखो, या तो 250 बटे 18 करोगे तो कितना जाएगा, 18 इक्के 18 जाएगा, 18 इक्के 18 जाएगा तो 7 बचेगा, फिर 18 त्रिक 54, 18 चौक 72, तो 18 चौका 18 त्रिक 54,
तो 13.89 के आसपास। तो ठीक है, तो ये कह रहा है 15 जाएगा, वैसे भी 13 जा रहा है तो 15 ही जा रहा है, मतलब ये वाला तो करेक्ट नहीं है। तो एरिया ऑफ द रोम्बस ऑफ द डायगोनल रोम्बस विद द डायगोनल्स ऑफ द 4 सेमी एंड 6 सेमी इज 12 से, मतलब 12 सेमी इसका वो आ रहा है, मान आ रहा है ना। तो भाई डायगोनल को अगर देखो 4 गुणे 6 गुणे 2 होता है ना, तो D1 इंटू D2/2 होता है, 6×24 मतलब 12 सेंटीमीटर आ रहा है। ये बातें तो ठीक है। अब देखो 729 है, क्यूब है, तो 729 का मतलब क्या है, 27 जानते हो, 27 ऐसे बन गया ना, ये 27 और ये 3 है, तो 27 यहाँ पे है, तो इसका क्यूब रूट निकालोगे तो 3 आ जाएगा। तो कह रहा ग्रेटर देन 4, तो ये भी गलत है, 4 से भी ग्रेटर देन नहीं है। तो अब देखो करेक्ट पूछना है, तो मतलब ये भी करेक्ट नहीं है, तो ए नहीं करेक्ट है और सी नहीं करेक्ट है, ए नहीं करेक्ट है और सी नहीं करेक्ट है। देखो बी एंड डी आपका राइट आंसर है, ऐसे एलिमिनेट कर लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट वन है लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, आपको इसको क्या करना है, सोचना है। तो कैसे सोचोगे जरा देखो, किसी कक्षा में अनुपात इतना है तो प्रतिशत कितना होगा, तो एक तो यही देख लो, छात्राओं का प्रतिशत पूछा रहा है, छात्र छात्रा का अनुपात 9:11 है, मतलब 11 गुणे 100 करोगे और 11 9 20 करोगे तो 20 25 100, 11 25 55। तो मतलब एक का तो 3 जाएगा, एक का 3 जाएगा, तो देखो जरा एक, अच्छा एक का 3 अगर जा रहा है तो केवल एक ऑप्शन इल्यूमिनेट कर रहा है, और कोई सरल दिख रहा है भाई, तो सभी सरल लगभग। अच्छा इसको ट्राई कर लो, बहुत सरल है। एक्स वाई का 3/2 दिया, तो एक्स वाई मतलब 3 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सॉरी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब 3 त्रिका 9, 4 9 में 4 निकलेगा 5, ये 3 दूना 6 और ये प्लस 2 दूना 4, मतलब 6 4 10, 10/5 बराबर 2 के। मतलब कि डी का तो सेकंड जाएगा। डी का जरा सेकंड देखो किसमें है, ए का थर्ड है और डी का सेकंड, ए का थर्ड डी का सेकंड, मतलब तीसरा वाला विकल्प आपका राइट आंसर। जरूरी नहीं है सबको सॉल्व किया जाए, ठीक है, करके देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट वन है मीमांसा क्या है, कह रहा है कि मीमांसा क्या, स्टेट ऑफ द मेंटल एब्जॉर्प्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट अफेयर एंड इंडिविजुअल गेन टू ओन एक्सपीरियंस, क्या क्या बता डाल रहा है। वन ऑफ द क्लासिकल स्कूल ऑफ द इंडियन फिलोसफी ऑफ आस्तिक वेदास, हाँ ये ठीक है, जो हिंदू दर्शन है, हिंदू दर्शन को भागोगे बांटोगे तो 2 भागों में बटेगा, एक आपका आस्तिक बटेगा, दूसरा नास्तिक में बटेगा। तो जो आपका मीमांसा है, मीमांसा आपका किसमें, आस्तिक वाले कैटेगरी में आएगा, जो वेदों में विश्वास करते हैं आस्तिक है, जो नहीं करते हैं वो नास्तिक है। तो सेकंड मीमांसा क्या है, वन ऑफ द क्लासिकल स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, मतलब आस्तिक स्कूल का एक पार्ट है। ये देख लो जरा, दार्शनिक दर्शन है, आस्तिक है, नास्तिक है, आस्तिक में देखेंगे खट दर्शन है, सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा और वेदांत है। बाकी नास्तिक में जाओगे तो बौद्ध है, जैन है और चारवाक है, ठीक है। तो देख लेना एक बार इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, देखो डिडक्टिव अगर रीजनिंग है तो हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, अगर इंडक्टिव है तो हम स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं। इंडक्टिव में थ्योरी जनरेट होती है, सिद्धांत बनते हैं, और डिडक्टिव में क्या होता है, जो थ्योरी बनी है, जो सिद्धांत बने हैं वही टेस्ट किया जाता है। तो इतने से तो काम हो जाना चाहिए। कह रहा है स्क्रीन एक्सपोजर एमंग चिल्ड्रन एट वेरी early stage affect that the psychological health, therefore we should be expose the children up to digital gadgets, ठीक है। तो कह रहा है बच्चों में ये चीज होने से दुष्प्रभावित होता है, हमें बच्चों को डिजिटल गैजेट से उदासीन नहीं करना चाहिए, मतलब उनको ज्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए। और स्मोकिंग लीड्स टू लंग कैंसर और देयरफॉर वी शुड बी नॉट स्मोक। हाँ, इट इज अ रेनिंग देन ग्राउंड इज वेट, ठीक है। इफ द रेनिंग, अगर वर्षा होगी तो ग्राउंड आपका वेट हो जाएगा, इट इज रेनिंग देयरफॉर द ग्राउंड इज वेट। ये तो ठीक लग रहा है, ये डिडक्टिव का स्टेटमेंट है, ये डिडक्टिव का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो डिडक्टिव रीजनिंग बताया तो आपको, तो जनरल रूल चलता है, स्पेसिफिकेशन की तरफ हम चलते हैं। तो जो इसका कंक्लूजन होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन है अरेंज द सीक्वेंस द प्रोसेस ऑफ द इवेलुएटिंग एनालॉजिकल। एनालॉजिकल मतलब क्या, सादृश्यता। आप सभी लोग इसको रीजनिंग में खूब पढ़े लिखे जाने होंगे। तो अगर एनालॉजी देखना है दो चीजों में, जैसे ट्रक और बस में देखो, एनालॉजी देखोगे तो क्या देखोगे भाई, ट्रक और बस तो अलग अलग चीजें हैं, तो कहोगे भाई इसको देखे, इसके भी 4 चक्के लगे हैं, इसमें भी 4 चक्के लगे हैं, देखोगे ना कुछ तो एनालॉजी आपको दिखेगी। अब गाय है और भैंस है तो उसमें एनालॉजी देखने की कोशिश करोगे तो कहोगे भाई ये तो काली है, तो मान लो ये भी काली हो सकती है या सफेद हो सकती है। अच्छा कॉमन क्या दिखेगा भाई, इसके भी मुख है, इसके भी मुख है, अच्छा इसके भी कान है, पैर हैं, 4 पैर हैं। तो ऐसे देखोगे ना, एनालॉजी देखोगे तो आइडेंटिफाई द सोर्स एंड टारगेट डोमेन्स, पहला तो यही है, सोर्स करोगे, फिर क्या करोगे, ई से शुरुआत होगी, ई से तो शुरुआत होगी, फिर ड्रा कंक्लूजन तो पहले करोगे नहीं, ड्रा कंक्लूजन नहीं करोगे तो इसका मतलब है कि आप क्या करोगे, पहले अब सोर्स मिल गया आपको, टारगेट मिल गया, तो अब कॉमन फीचर उसमें से देखोगे, भाई एक गाय थी एक भैंस थी, तो सोर्स तो मिल गया, अब देखोगे दोनों में कॉमन कौन सा था, तो ये तो ईडी मिला, तो अब फिर क्या करोगे, आप असेस करोगे सिमिलरिटीज, उनके बीच में सिमिलरिटीज क्या है, फिर कंक्लूजन बनाओगे, फिर फाइनल कर दोगे इवेलुएट, भाई इन दोनों में ये एनालॉजी है, ठीक है। इसके पहले भी ये सवाल आया था इससे संबंधित, देखो ये शायद ड्रॉप है क्वेश्चन, ठीक है, ड्रॉप है क्वेश्चन। तो नो रेप्टाइल्स आर स्क्वेरल्स दिया था,
तो ये AEIO वाला कॉन्सेप्ट था। AEIO जो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है, तो नो रेप्टाइल्स का मतलब ये वाला था। तो कह रहा है कि इन्फर्ड टू बी ट्रू, तो अगर ये नो था तो ट्रू तो यही होना चाहिए, मतलब अगर ये फॉल्स था तो ट्रू तो आई वाला होगा, मतलब सम वाली केस आई होगी, तो सम रेप्टाइल्स आर ये होना चाहिए था, लेकिन ए वनली तो है ही नहीं इसमें, तो ड्रॉप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑन प्रोपोजिशन है, लिस्ट 2 है, बेहद सरल सवाल है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, 1 मिनट। यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, यूनिवर्सल नेगेटिव है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, और आपका 1 मिनट थोड़ी देर बाद प्रोपोजिशन है, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, यूनिवर्सल नेगेटिव है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव है। ठीक है, तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव को देखो तो ऑल SHP है, पॉजिटिव है। यूनिवर्सल नेगेटिव को देखोगे तो नो SHP है। पर्टिकुलर अफर्मेटिव को देखोगे सम SHP है, और पर्टिकुलर नेगेटिव को देखोगे तो सम S और नॉट P है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है, जिसको मैच करा लेना। तो ये आपका है, ये देखो मैंने आपको रीजनिंग की पहली क्लास में, जो आपका लॉजिकल रीजनिंग की पहली क्लास ली, उसमें हमने पढ़ाया बताया भी है। इवनिंग हावर्स ऑफ अ हर्मिट इज रिटन बाय, किसके माध्यम से ये लिखी गई है? तो थोड़ा सा बुक के भी ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, ये पेस्थोलॉजी की बुक है, आगे के लिए ध्यान रखिएगा, हमको भी याद नहीं था, बस देखा तो पता चला। ठीक है, इवनिंग हावर्स ऑफ हर्मिट इज रिटन बाय, तो पेस्थोलॉजी इसका राइट आंसर है। तो कुछ ध्यान रखना, कृष्णमूर्ति की किताब है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम 1954 में। रूसो को देखेंगे द इमाइल है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, कन्फेशंस है। खुशवंत सिंह को देखेंगे द ट्रेन टू पाकिस्तान है। पेस्थोलॉजी को देखेंगे द हाउ टू ग्रेटिट्यूड, हाँ टीचर्स और हर चिल्ड्रन, द इवनिंग हावर्स ऑफ हर्मिट, लेनॉर्ड एंड जर्ट्यूड है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए। बाकी ये कृष्णमूर्ति की किताब और आपके रूसो साहब की किताब, खुशवंत सिंह की किताब। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। इमाइल है और सोशल कॉन्टैक्ट है, कन्फेशंस है, डिस्कोर्स ऑफ इनइक्वालिटी और डिस्कोर्स ऑफ द आर्ट एंड साइंसेज है। बाकी ट्रेन टू पाकिस्तान, दिल्ली नोवेल, सॉइल नॉट वेयर, कंपनी ऑफ वुमेन, हिस्ट्री ऑफ द सिख, फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ द नोन, थिंक ऑन दीज थिंग्स, एजुकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ अ लाइफ, और कृष्णमूर्ति नोटबुक। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट ऑन है लर्निंग टू डू टूवर्ड्स अ लर्निंग एंड वर्किंग सोसाइटी इज अ लीड टाइटल ऑफ द रिपोर्ट सबमिटेड बाय, किसके माध्यम से लर्निंग टू डू टूवर्ड्स अ लर्निंग एंड वर्किंग सोसाइटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का एक शीर्षक है? तो ध्यान में रखिएगा, ये आपका क्या पढ़ा जाए इसको, अधिशेषया समिति। ठीक है, अधिशेषया समिति है भाई। कोठारी तो आपको जानते हैं 1964 में था, ईश्वर भाई पटेल आपके 1977 में थी, जाकिर हुसैन को आप लोग जानते हैं 1937, जो आपका वर्धा कमीशन था, जो महात्मा गांधी वाला क्राफ्ट एजुकेशन की बात थी, तो ये तो उसी समय थे ना, तो ये उनके गुरु भी कहे जाते थे। तो ये मान लो ईश्वर, ये तो ईश्वर पटेल कमेटी हो गया, कढ़ौरी कमीशन, तो वो बची नहीं रहा, ये अधिसैया कमेटी ही, मैंने तो इसी आधार पे इसको टिक किया था। तो अधिसैया जो कमेटी 1978 में था, तो इनको आल्सो नोन एज नेशनल रिव्यू कमेटी के नाम से भी जाना था। हायर सेकेंडरी एजुकेशन को इन्होंने रिव्यू किया था। कोठारी को तो आप लोग सभी जानते हो, ईश्वर भाई पटेल है, 1977 में था, ये इन्वायरमेंट एजुकेशन को लेके था। बाकी जाकिर हुसैन को देखेंगे 1937 में था, बेसिक एजुकेशन, नई तालीम। ठीक है, और बाकी अधिसैया जो कमेटी थी 1978 में, तो नेशनल रिव्यू कमेटी ऑन द हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जानी जाती थी। थोड़ा सा इन डिटेल यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ये जो अधिसैया कमेटी है और ये ईश्वर भाई पटेल है, ये नई कमेटी, ये दोनों तो आती थी, ये दोनों नई है, तो इनको ध्यान में रख लीजिएगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये आपके लिए 2 नंबर कंफर्म करा दे, केवल यही इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग एरिक्सन स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर। देखिए उस समय हम तो आपको लर्निंग से संबंधित जो थ्योरीज है मैंने उनको पढ़ाया था, तो उस समय कुछ बच्चे हमको मैसेज किए कि सर ये तो सिलेबस में नहीं है, ये कहाँ आता है। लेकिन हमने लास्ट टाइम ही देखा था कि जितने शिफ्ट के पेपर हुए थे उसमें से 3-4 शिफ्ट में, मतलब ये आपका जून का पेपर है ना, तो जून के पेपर जो जनवरी का पेपर हुआ था, तो 3-4 शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था। तो उस बेसिस पे मैंने उसको टीच कर दिया था कि ये सवाल नेक्स्ट आगामी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, और इरिक्सन को छोड़ रखा था, तो देखो यहाँ पे इरिक्सन आ गया है। ठीक है, और उससे पहले देखिए कल वाले में वो वाइगोस्की साहब आ गए थे, तो अगर उस वीडियोज को देखेंगे हो सकता है आगामी एग्जामिनेशन में भी इससे संबंधित सवाल आपको देखने को मिले। अरेंज द फॉलोइंग इरिक्शन ऑफ स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। तो अब भाई इनकी स्टेजेस को आपको अगर पता है तभी तो काम बन पाएगा। तो ये है आपकी थोड़ी स्टेजेस, इनका देख लीजिएगा आप लोग। क्या है, जनरेटिविटी ऑफ स्टैग्नेशन है, ये तो लास्ट की तरफ जाता है। आइडेंटिटी एंड रोल कंफ्यूजन है, ऑटोनॉमी एंड सेम है, तो सी से शुरुआत हो रही है। सी है
फिर डी है इंडस्ट्री एंड इन्फेरिटी है, फिर आपका बी है आइडेंटिटी एंड रोल ऑफ कंफ्यूजन है, फिर आपका ए है जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन है, और लास्ट में आपका इंटीग्रिटी एंड डिस्फेयर है। ठीक है, तो ये 8 स्टेजेज है, इन्होंने बताया था। ट्रस्ट वेस्ट मिसट्रस्ट है, ऑटोनॉमी एंड सेम है, इनिशिएटिव एंड गिल्ट है, इंडस्ट्री एंड इन्फेरिटी है, आइडेंटिटी रोल कंफ्यूजन है, इंटीमेसी एंड आइसोलेशन है, बाकी इंटीग्रिटी एंड डिस्पेयर ये लास्ट में ओल्डर एडल्ट की तरफ है। ठीक है, तो ये 8 स्टेजेज हैं, इनको ध्यान में रख लीजिएगा। हो सकता है फिर से पूछ लिया जाए, थोड़ा सा इन डेप्थ मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ये काम आ सकता है आगे। सेलेक्ट द राइट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। आर्टिकल 21 ए इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो भाई 21 ए, अब इसको नहीं जानोगे तो ठीक नहीं होगा। कंपल्सरी एजुकेशन के लिए 21 ए राइट आपको देता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। आर्टिकल 30 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट टू इन्फॉर्मेशन। नहीं यार, ये कहाँ करता है, ये तो हमें लग रहा है कि वो माइनॉरिटीज के लिए है ना। आर्टिकल 30 ये जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए शायद 19(1) ऐसे कुछ तो है, 19(1) करके हमें क्लियर याद नहीं है। आर्टिकल 350 से एश्योर्स द हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। 350 से तो तो नहीं है। आर्टिकल 30 जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ द माइनॉरिटी ऑफ द, ये ठीक है। ठीक है, तो ठीक कौन सा मिला, हमें लग रहा है कि 2 ही तो ठीक मिला, तो अर्थात ए एंड डी इसका राइट आंसर है। 21 ए कंपल्सरी एजुकेशन, 30 आपकी माइनॉरिटी, 350 से मदर टंग के लिए है प्राइमरी लेवल पे। ठीक है, और 30 है आपके अल्पसंख्यक अधिकार के लिए है, और आपका 19(1) ए है फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसी में आपका राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन आता है। ठीक है, और 21 आपका राइट टू लाइफ है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये मेथड्स है, ऑब्जेक्टिव है, लेक्चरिंग है, डेमोन्स्ट्रेशन है, फील्ड ट्रिप है, प्रोजेक्ट है। लेक्चरिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, फील्ड ट्रिप है, प्रोजेक्ट है। अब प्रोजेक्ट है तो मतलब है कि कोई पर्पजफुल एक्टिविटी हो रही है। तो देखो जरा, फील्ड ट्रिप है तो मतलब क्या है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। हाँ, फील्ड ट्रिप में भाई फील्ड हम ट्रिप पे जाते हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। पहाड़ों पे जाते हैं घूमने तो पहाड़ को डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं ना। पहले डेमोन्स्ट्रेशन है मतलब शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो 4 हो जाएगा। लेक्चरिंग है भाई हम प्रेजेंट कर रहे हैं फैक्ट को। ठीक है, तो सेकंड है, तो राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा, सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। Landis 1969 considered the Industrial Revolution as the outcome of the combination of 3 interrelated streams of the technical advances. Which of the following is not one of these streams? ठीक है, इसमें से कौन सा कह रहा है कि जो लैंडिस 1969 है मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए इन तीनों में चारों में से किसको नहीं मानते, मतलब 3 तो इंटररिलेटेड है, कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। मैकेनाइजेशन है, अडॉप्शन ऑफ न्यू पावर ऑफ सोर्सेस है, मॉडिफिकेशन ऑफ द इक्विपमेंट टू मेक ह्यूमन लाइफ इजी है, कि एक्सटेंसिव यूज ऑफ न्यू रॉ मटेरियल है। देखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ द इक्विपमेंट ऑफ द मेक ह्यूमन लाइफ इजी, यही इसका, ये नहीं है, बाकी तीनों हैं। तो देखेंगे 3 आपका ये मैकेनाइजेशन है, और एडॉप्शन ऑफ न्यू पावर सोर्सेस है, और एक्सटेंसिव यूज ऑफ न्यू रॉ मटेरियल्स है। ठीक है, तो ये तीसरा नहीं है, मॉडिफिकेशन ऑफ द इक्विपमेंट ऑफ द मेक ह्यूमन इजी। हो सकता है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑन है द प्रोसेस ऑफ द टाइपिंग कैप्चा। तो कैप्चा खूब भरे हो सब लोग फॉर्म भरते वक्त, लेकिन अब कैप्चा के बारे में तो जानकारी है नहीं, लगाओगे कैसे, तो ट्यूरिंग टेस्ट इसका राइट आंसर है। अगर फुल फॉर्म पता होता तो काम बन जाता। कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कैप्चर्स एंड ह्यूमन अपार्ट, इस बात को ध्यान में रखें। हो सकता है फुल नेम भी आपसे कभी पूछ लिया जाए, तो ध्यान में रख लीजिए, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन एक्सपर्ट। ठीक है, तो द फुल फॉर्म ऑफ द इटसेल्फ इंक्लूड ट्यूरिंग टेस्ट है, बाकी चीजें तो आपको पता ही है, हो जाएगा। ठीक है, तो जी द रॉन्ग स्टेटमेंट आपको चूज करना है। काली लिनक्स इज अ फ्लेवर ऑफ लिनक्स ओएस, बिल्कुल सही भाई। बेसिकली जो काली लिनक्स होता है सिक्योरिटी के मामले में जाना जाता है। वी कैन यूज मैकिंटोश इन लाइनक्स ओएस आल्सो, नहीं भाई, मैकिंटोश तो हम एप्पल डिवाइस के लिए यूज होता है ना, मैकिंटोश मैक ओएस। हम कुछ दिन तक मैक ओएस ढूंढ रहे थे लेकिन अब भूल गए उसको। विंडोज सर्फेस इज द डेवलप्ड बाय इंटेल कॉर्पोरेशन, नहीं भाई, इंटेल कॉर्पोरेशन नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है। ठीक है, एंड्रॉइड इज बेस्ड ऑन द लिनक्स ओएस, ये एकदम बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, तो बी एंड सी इसका करेक्ट है, बाकी गलत है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लाइनक्स ओएस के बारे में, ओपन सोर्स होता है, यूनिक्स बेस्ड होता है, कंप्यूटर सर्वर मोबाइल, जो मोबाइल एंड्रॉइड होता है लिनक्स कर्नल पे बेस्ड होता है, तो फ्री है, सिक्योर है, कस्टमाइजेबल है। ओपन सोर्स होता है, मल्टी यूजर होता है, मल्टीटास्किंग, सिक्योर, पोर्टेबल। ठीक है, सब बातें ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी टाइप बेस्ड ऑन यूजेज है, मतलब यूजेज के आधार पे। डेस्कटॉप लाइनक्स होता है, उबंटू और मिंट अवेलेबल है। सर्वर लाइनक्स है, आरएचएल और सेंट ओएस है। एम्बेडेड लाइनक्स है, आपका एंड्रॉइड है। और सिक्योरिटी लाइनक्स है, जो काली लाइनक्स की बात करते हैं, एथिकल हैकिंग में बेसिकली यूज होता है इसका। ठीक है, और जो मैक ओएस होता है बेसिकली वो यूनिक्स बेस्ड हेवी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन वो एप्पल्स लाइन ऑफ मैक डेस्कटॉप है, मैक की डिवाइस है, कंप्यूटर है, तो उन सब में इसके एप्पल हार्डवेयर के लिए बेसिकली ये यूज होता है। ठीक है,
चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, OLED स्टैंड फॉर ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। देखो रॉन्ग के चक्कर में पिछली बार एक सवाल गलत हुआ था, तो OLED स्टैंड फॉर द ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ये तो करेक्ट है। फर्स्ट है कि जो एग्जांपल ऑफ RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये तो ठीक है। CAD स्टैंड फॉर कंप्यूटर एल्गोरिथम ऑफ डिजाइन, नहीं कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, एल्गोरिथम डिजाइन नहीं होता है, गलत है। RFID स्टैंड फॉर रैपिड फ्रीक्वेंसी, नहीं भाई रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो ये दो तो गलत है, बाकी दो सही है। CD आपका गलत, अच्छा रॉन्ग ही पकड़ना है, रॉन्ग ही पकड़ना है, तो रॉन्ग कौन सा है? CD है। देखो गलती होती है। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, RFID ये हो गया, OLED हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, ई जर्नल्स है, ई बुक्स है, ई जीन्स है एंड CD रोम्स है। CD रोम, ई जीन्स, ई बुक्स, ई जर्नल्स। देखो जर्नल्स ही तो, जर्नल्स में ही तो हम क्या करते हैं भाई, चाहे हम वेब के रूप में चाहे डिजिटल फॉर्मेट के रूप में पब्लिश कराते हैं, तो ये तो ठीक है, ये ए का तो सेकंड होगा। CD रोम देख लो, CD रोम यूज फॉर स्टोरिंग लार्ज डॉक्यूमेंट, यही होना चाहिए, फर्स्ट है गया। डी का फर्स्ट और ए का सेकंड, डी का फर्स्ट ही खड़ा है तो ये हटाएं, डी का फर्स्ट ए का सेकंड, तो फर्स्ट वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगर ई बुक्स की जाएंगे तो ई पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दिया है, थोड़ा सा डाउट लगता है। ई बुक्स मतलब हम लोग जो पढ़ते हैं ई बुक होता है ना, तो ई बुक बना के देते हैं, तो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है, थोड़ा सा कुछ और इसके लिए देना चाहिए था। ई जीन्स है, कैन बी यूज टू स्टोर आर्टिकल्स ऑन अ फाइल सर्वर इन द फॉर्म ऑफ द मैगजीन, मतलब कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि ई जीन्स यूज टू स्टोर आर्टिकल, अच्छा अगर हम आर्टिकल को स्टोर करें सर्वर पे फॉर्म ऑफ द मैगजीन, तो उसको हम ई जीन बोल रहे हैं, ठीक है। ये सब ठीक है, थोड़ी ई बुक के लिए थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी यूज की या पीस ऑफ सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अटपटा लगा, ठीक है। फर्स्ट आंसर हालांकि है। व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ द पोल्यूटेंट? लेड। लेड भाई कहाँ मिलेगा? फर्नीचर में तो लेड होगा नहीं, और बर्तन में लेड, स्टील में और जस्ते में तो हमें नहीं लग रहा, नोटबुक में नहीं। अब भाई देखो सबको खूब चमकता हुआ पेंट चाहिए, चमकती हुई दीवार चाहिए, तो चमकेगा कैसे जब तक उसमें क्या नहीं होगा, लेड होगा, तो ये भी पोल्यूटेंट के रूप में जाना जाता है, इंडोर पोल्यूटेंट, ठीक है। व्हाट इज द नॉइज इंड्यूस्ड परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट? अच्छा मतलब कह रहा है कि भाई नॉइज इंड्यूस्ड परमानेंट जो थ्रेशोल्ड है वो परमानेंटली शिफ्ट कर गया है, इसका मतलब ये है आप एक ऐसे क्षेत्र में निवास कर रहे हो जहां पे नॉइजिंग ज्यादा, या इंडस्ट्रियल क्षेत्र में निवास कर रहे हो, तो उसके आसपास जितने लोग रहने वाले हैं तो वहां पे जो नॉइस का थ्रेशोल्ड है वो परमानेंटली शिफ्ट हो गया, मतलब वो ऊंचा सुनने लगे हैं। किस कारण से? क्योंकि वो उस वाले क्षेत्र में रहने लगे थे, बहुत टाइम तक रहे, जिस क्षेत्र में बहुत ज्यादा शोर हो रहा था, तो उनकी जो सुनने की क्षमता थी, जो उनकी सुनने का थ्रेशोल्ड था, वो हायर की तरफ बढ़ गया। ये भी एक प्रकार का क्या है, आपका डिजीज ही माना जाएगा, ठीक है। तो शिफ्ट परमानेंट थ्रेशोल्ड ड्यू टू ईयर्स ऑफ द हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल नॉइज, ठीक है, ये थर्ड वाला विकल्प। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल, ठीक है। तो लीडिंग फॉर्मेशन, ये न्यू सवाल है, बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा, हो सकता है पूछा जाए। ओजोन छिद्र निर्माण में अंतर्गत प्रक्रियाओं को अनुक्रम, हाँ बिल्कुल नया है। तो डीह्यूमिडिफिकेशन, डी नेट्रिफिकेशन, ऑर्टेक्स फॉर्मेशन, प्री कंडीशनिंग, वेरी लो टेम्परेचर, पोलर स्ट्रेटोस्फीयर इज क्लाउड एंड स्ट्रेटोस्फीयर ना समताप मंडल की बात है। ओजोन डिस्ट्रक्शन बाई कैटालाइसिस, ओजोन डिस्ट्रक्शन ये तो लास्ट होना चाहिए, और मेरे ख्याल से ओर्टेक्स फॉर्मेशन, बी एंड ई के तरफ सोचो जरा, बी एंड ई कोई है नहीं, यही होगा इसका राइट आंसर। हालांकि नया था, फैक्ट याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो नया था ये, फैक्ट याद कर लीजिएगा, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका ओर्टेक्स फॉर्मेशन है, वेरी लो टेम्परेचर है, डी आपका ह्यूमिडिफिकेशन एंड प्री कंडीशनिंग है, और लास्ट में ओजोन डिस्ट्रक्शन बाय द कैटालिसिस है, ठीक है। तो वोर्टेक्स फॉर्मेशन में क्या है कि जो पोलर वोर्टेक्स फ्रॉम द पोलर रीजन्स, मतलब ट्रैप्स कोल्ड एयर इन स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। हालांकि बहुत डिटेल इसका हम शामिल करेंगे एनवायरमेंट की यूनिट में, ठीक है। नेक्स्ट वन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग टुगेदर द अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मतलब एसडीजी के रिकॉर्डिंग आपको सोचना है। ये सरल सवाल नहीं है, क्योंकि एसडीजी के 17 गोल है, 17 गोल के जो 1 से लेकर 17 तक गोल है उनके अपने अलग अलग टारगेट है। अब उन सारे टारगेट्स को याद करना थोड़ा सा कठिन है। तो टारगेट अंडर एसडीजी 8 इज सस्टेन 7% जीडीपी इन लीस्ट ऑफ डेवलपमेंट कंट्रीज, ये तो ठीक है। टारगेट अंडर एसडीजी 3 इंश्योर द यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ 2030, ये भी ठीक है। टारगेट अंडर एसडीजी 4 इंश्योर इक्वल एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड मेन अफोर्डेबल क्वालिटी हायर एजुकेशन बाय 2030, मेरे ख्याल से तो ये भी ठीक है।
टारगेट अंडर SDG 7 बिल्ड रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोस्टर इनोवेशन। टारगेट अंडर SDG 6 इम्प्रूव वाटर क्वालिटी बाई रिड्यूसिंग पोल्यूशन 2030। मेरे ख्याल से डी ही नहीं होगा। 1 मिनट इसका जो स्क्रीन शॉट लगा है वो दिखाऊं जरा। आपका था कौन सा ये SDG D 7 पे अगर चल रहे हैं तो यहाँ पे हमको अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात की जा रही है ना। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? SDG 7 बिल्डिंग मतलब रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव सस्टेनेबल एंड स्टेटिक, यही नहीं है, बाकी सब हैं। ABC इसका राइट आंसर, ABC इसका राइट आंसर। टाइप ऑफ डिजास्टर है और कॉन्सिक्वेंस है, बायोलॉजिकल डिजास्टर, जियोग्राफिकल और हाइड्रो मतलब पानी जहां भी होगा। पानी कहाँ है भाई जरा देखो तो, फ्लड है ना, तो इसका तो फर्स्ट हो गया। एंथ्रोपोजेनिक है तो मतलब जो आदमी के द्वारा, जो हम लोग के द्वारा भाई समस्या हो रही है, ट्रांसपोर्ट डिजास्टर, ये सब हो जाएगा थर्ड का। और जो जियोफिजिकल है मतलब कि भूकंप सुकंप आएगा, अर्थक्वेक है तो 4 हो गया। बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल का मतलब क्या है कि बायोलॉजिकल क्या मतलब जहां से रोग होगा आएगा ना, रोग वगैरह, एपिडेमिक होगा, एपिडेमिक इंसेक्ट, हाँ यही है जो बायोलॉजिकल है। ठीक है, तो उधर भी जब कोविड आया था तो लोग नहीं कर रहे थे अब बायोलॉजिकल वार होगा तो वायरस वगैरह छोड़े जाएंगे ना, तो वो वाली चीज है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है बायोलॉजिकल डिजास्टर है, भूकंप वगैरह आता है। जियोफिजिकल पानी वानी की समस्या होती है तो ये हाइड्रो है। बाकी अगर मानव द्वारा कोई ऐसी गतिविधि होती है, ट्रांसपोर्ट की समस्या, दंगा फसाद हुआ, तो उस सब क्या एंथ्रोपोजेनिक है। ठीक है, तो ये तो खत्म हुआ।